Okay, students, now we are starting NCERT back exercise of S block elements. Okay, और S block में थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लें NCERT करने से पहले, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया S ब्लॉक को किए हुए। S ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये दोनों किस में आते हैं? S ब्लॉक में। हाइड्रोजन को S ब्लॉक का मेंबर नहीं बोलते, हाइड्रोजन की एनामलस पोजीशन है ना। और ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ओके, और ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल। इनको बोलते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल और इसको बोलते हैं एल्कली मेटल। गॉट इट? तो हमने अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो बैक एक्सरसाइज है वो शुरू कर लेनी है। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की समरी थी। ओके, ये समरी जब क्वेश्चन आएगा तब की तब देखेंगे, है ना। ये वैसे आपको नोट्स में इंक्लूड की हुई है मैंने पहले, बट एक बार फिर भी रिकॉल करने के लिए मैंने इसमें भी डाल दी है। चलो अब एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन जो एस ब्लॉक में है, दैट इज What are the common physical and chemical features of alkali metals? Alkali metals के common and physical and chemical feature बताओ। ठीक है, वो तो जैसे आपको पता ही है, alkali metals में कौन कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, इनमें क्या कॉमन है? इनमें कॉमन ये है कि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी में कितने होते हैं? 1। ये सभी क्या हैं? मेटल्स। ठीक है, जब रिएक्शन शो करवाते हैं सभी, तो ये सभी किस फॉर्म में आते हैं? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। ठीक है, सभी के जो ऑक्साइड्स हैं, आपको पता है ना, जो अल्कली मेटल्स मतलब ज्यादातर जो मेटल्स हैं उन सभी के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं सभी के, दीज ऑल हैव ऑक्साइड्स ऑफ बेसिक नेचर। ओके, और बेसिक नेचर का मतलब आप जानते ही हो, जैसे सोडियम के ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं Na2O, बेसिक नेचर का मतलब जिसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे देन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, लाइक दिस। तो ये है। ठीक, और भी आप कॉमन फीचर ऐड कर सकते हो, एक बार थ्योरी रिपीट करो, आपको याद आ जाएंगे और भी जो है। उसके बाद 10.2 डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो कौन कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं? इसका क्या था बेटा? मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, यही था ना इसका निमोनिक, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो इसके केस में इनके कॉमन फीचर बताने हैं। ओके, कॉमन फीचर में जैसे ये सभी +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। ओके, इनके भी जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, और क्या ग्रेडेशन मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे क्या ग्रेडेशन देखने को मिलती है? डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करती है? एज दे react by losing electrons and losing electrons becomes easy down the group। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? लूजिंग इलेक्ट्रॉन इजी होता जाता है। ओके, क्लियर? और भी फीचर हैं जिसमें आप देख सकते हो। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं यू कैन से इनके हाइड्रोक्साइड्स की, सभी के हाइड्रोक्साइड्स की, जैसे बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड कौन सा हुआ? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज दिस, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड इज दिस, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड इज दिस, स्ट्रोंशियम का हाइड्रोक्साइड इज दिस। तो आप इनके हाइड्रोक्साइड को भी देखोगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसका जो कटायन और इसका जो एनायन है, स्ट्रोंशियम का कटायन और हाइड्रोक्साइड एनायन, दो हाइड्रोक्साइड का एनायन है ना, इनके बीच में जो लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? जिसकी वजह से ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक, वो बहुत कम है। डाउन द ग्रुप ये लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि जो फोर्स है वो इतनी वीक होती जाती है। लैटिस एंथैल्पी कम होने की वजह से डाउन द ग्रुप आने पे जो हाइड्रोक्साइड्स है उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि बॉन्ड तोड़ना इजी है तो इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। ओके, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.3, व्हाई अल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। ठीक है,
यहाँ पे वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूव कर देना चाहिए, एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखना चाहिए व्हाई अल्कली मेटल्स नॉट फाउंड इन नेचर इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में क्यों नहीं मिलते? क्योंकि मिलते तो नेचर से ही हैं, बट प्योर स्टेट में नहीं मिलते। जैसे कभी भी आपको सोडियम Na प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि Na इज वेरी वेरी रिएक्टिव। आपको पता है अल्कली मेटल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव। अल्कली मेटल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव। देयरफॉर इस रिएक्टिविटी की वजह से क्या होता है, और वो रिएक्टिव क्यों है, पहले ये इसका रीजन दे लेते हैं। वाई का आंसर है दे नीड ओनली one electron to lose in order to get noble gas configuration। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन बड़ा फटाफट से एकदम से लूज कर देते हैं। इट मींस अल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव होने की वजह से दे विल नॉट फाउंड इन प्योर स्टेट इन नेचर। इंस्टेड दे फाउंड इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड, इन फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स, इन फॉर्म ऑफ देयर कार्बोनेट्स इन नेचर। ओके, लाइक पोटाशियम के भी ये हो गया। Got it? Now the next 10.4, find out the oxidation state of sodium in Na2O2। एक्चुअल में ये है क्या? Na2O2 क्या होता है? Na2O2 is सोडियम पर ऑक्साइड। देखने में लगता है इसमें कि सोडियम +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। एक्चुअल में सोडियम कभी +2 बना ही नहीं सकता। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो +1 ऑक्सीजन स्टेट में आ सकते हैं, +2 में कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो कैसे अब सोडियम परऑक्साइड में सोडियम की स्टेट +1 कैसे बन रही है? क्योंकि एक्चुअल में जो सोडियम परऑक्साइड का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में एक सिंगल बॉन्ड अभी है, इसको बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड मतलब सोडियम अपनी +1 स्टेट में ही है, दोनों सोडियम +1 स्टेट में ही है। हाँ, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है। ओके, तभी तो बोलते हैं कि ये परऑक्साइड की स्टेट में है। ओके, परऑक्साइड स्टेट में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Na2O2। इसको बोलते हैं सोडियम परऑक्साइड। गॉट इट? चलो, अब ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10.5, एक्सप्लेन व्हाई इज द सोडियम लेस रिएक्टिव देन द पोटाशियम। सोडियम पोटाशियम से लेस रिएक्टिव क्यों है? ठीक, अब अगर हम अल्कली मेटल्स को एक बार दोबारा बना लें, आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज बिकॉज शेल एडेड। ओके, शेल ऐड होने से क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द लास्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन लास्ट शेल ऑल्सो डिक्रीजेस। और ये डिक्रीज करने पे क्या होता है? साइज बढ़ जाता है। ठीक, और ये जो अल्कली मेटल्स हैं, हाउ दे रिएक्ट? दे रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लूज करके रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो इसलिए अब देखो, लिथियम साइज में छोटा है तो लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ओके, इसके लिए जो निकालने के लिए वैल्यू है वो मुश्किल है, मतलब इसकी होती है, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को अभी याद नहीं आ रही, मान लो आपकी 490 किलो जूल पर मोल के अराउंड होती है। ओके, क्लियर? और सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कम लगती है, वो 410 किलो जूल पर मोल के अराउंड होती है। तो अगर एनर्जी कम लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, इट मीन सोडियम ज्यादा रिएक्टिव एज कंपैरिजन टू लिथियम। ओके, क्लियर? और इसका रीजन क्या है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करता है, और आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम लगता है,
जिसकी वजह से ये सारे के सारे जितने भी अल्कली मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करते हैं. सो दे रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एंड एज वी नो दैट on going down the group the tendency to lose electron increases. That's why potassium is more reactive than the sodium, or you can say sodium is less reactive than the potassium. और लिथियम और सोडियम के लिए भी ऐसे ही हो सकता है, हालांकि मैंने यहाँ पे लिथियम और सोडियम का कंपैरिजन कर दिया बाय मिस्टेक. ठीक है, ऐसे ही आप पोटाशियम और सोडियम का कर सकते हो. ओके, ये वैल्यूज आप मेरे को अभी याद नहीं है, आप या बस ये बोल देना कि इस रिएक्शन के लिए अगर ये x है ये y है तो y विल बी लेस देन x. ओके, इसको जनरल टर्म में भी आप बता सकते हो क्योंकि आपने सिंपल समझाना ही है कि क्यों y. ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10.6. चलो जी अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.6. What they are asking, compare the alkali metal and alkaline earth metals with respect to ionization enthalpy, basicity of oxide and solubility of hydroxides. अच्छा, मतलब इसमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का कंपैरिजन करना है. अगर मैं बात करूं, अब हाइड्रोजन तो यहां से काट ही दो, हाइड्रोजन तो आता ही नहीं है ना. ठीक, सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन करना है. ओके, आपको पता है कि बेरिलियम का साइज जो होता है वो छोटा होता है लिथियम से, मैग्नीशियम का साइज छोटा होता है सोडियम के से, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड तो साइज डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है. सिमिलरली कैल्शियम का साइज छोटा होता है पोटाशियम से. इसका रीजन क्या है? लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, effective nuclear charge on the outermost shell increases. ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पे तो अब ऑब्वियस है, वो तो आप लोगों को पता लग ही रहा होगा. अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटरमोस्ट शेल पे बढ़ रहा है और साइज भी छोटा होता है. ठीक है, ये साइज का ऑर्डर है. तो इट मींस बेरिलियम विल हैव more ionization enthalpy than लिथियम, क्योंकि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना लिथियम के कंपैरिजन में मुश्किल होगा. ओके, नेक्स्ट. ओके, और सेकंड कंपैरिजन किसमें करना था? बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स में, ऑक्साइड्स की बेसिसिटी में. अगर मैं बात करूं, अब इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो कंपेयर कर लेते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम. सोडियम का ऑक्साइड ये, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO. ठीक है, सबसे पहले ये बेसिक क्यों होते हैं दोनों? बेसिक इसलिए होते हैं कि अगर मैं सोडियम के ऑक्साइड की बात करूं, जब सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. और सिमिलरली मैग्नीशियम के ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लाइक दिस. इसलिए इनको बेसिक बोलते हैं. ठीक, अब ये कह रहे हैं कि जो सोडियम का ऑक्साइड है दिस इज मोर बेसिक. नहीं, इनका बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है, ये तो मैं कह रहा हूं कि जो सोडियम का ऑक्साइड है वो मोर बेसिक, सोडियम ऑक्साइड मोर बेसिक देन मैग्नीशियम ऑक्साइड. व्हाई? क्योंकि आपको वैसे भी तो पता होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस वेयर एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीकर बेस. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है और इसको हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, इसीलिए कंज्यूम कर पा रहे हैं क्योंकि ये माइल्ड बेस होता है, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, इसको समझने का एक और तरीका है. वो क्या तरीका है? देखो, NaOH जो है, Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन इजीली बना लेता है क्योंकि Na और OH का जो बॉन्ड है वो वीक है. ओके, क्लियर. बट अगर मैं बात करूं Mg+2 जिसके साथ दो हाइड्रोक्साइड आयन जुड़े हैं, तो Mg+2 है. आप खुद सोचो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जितनी स्ट्रांगली नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ठीक है, जितनी स्ट्रांगली उसके तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा. और अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो इसकी आयोनाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी ना. दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर.
ठीक। और इस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की वजह से क्या है, इसको तोड़ना मुश्किल है। अगर इसको तोड़ना मुश्किल है तो इसका मतलब क्लियर कट क्या निकल रहा है, इसका क्लियर कट मतलब ये निकल रहा है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसकी आयोनाइजेशन बढ़िया नहीं होती जितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है। ठीक। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की आयोनाइजेशन जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं होती, लाइक दिस। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज वीक बेस देन द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हो गया ना कंपैरिजन बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स का। क्या कंपैरिजन हुआ कि जो एल्कली मेटल्स ऑक्साइड होते हैं, एल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर मोर बेसिक देन अल्कालाइन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्साइड बन रहे हैं उनसे जो आगे हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, तो अल्कालाइन मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस बनता है, और एल्कली मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है ड्यू टू इट्स हाई आयोनाइजेशन। ओके। और लास्ट थर्ड कंपैरिजन किसका करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का। उसका भी क्लियर कट आंसर तो अभी आपको पता लग ही गया होगा। देखो, जो ज्यादा आयोनाइज हो रहा है इट मींस उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये डिसॉल्व करने पे ही बताई ना आयोनाइजेशन, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, और जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ये कम आयोनाइज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड is more than alkaline metal hydroxides due to high, सॉरी हाई नहीं बोलेंगे इसको, ड्यू टू, हाई भी बोल सकते हैं वैसे, पता नहीं क्या है। ठीक है। ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। क्योंकि आयोनाइजेशन का एक्सटेंट ज्यादा होगा इट मींस सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है, क्योंकि अगर आयोनाइज ना हो इसी फॉर्म में रहे इट मींस वो सॉल्युबल कम है। ओके। तो एल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं दे आर मोर सॉल्युबल एज कंपैरिजन टू alkaline metal hydroxides. Now the next is 10.7. In what ways lithium shows similarities in magnesium in its chemical behavior? इसको कराने से पहले एक बार दोबारा रिकॉल कर लें। क्या रिकॉलिंग करना है हमने, हमें याद आया हमने पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, कि जो लिथियम है वो मैग्नीशियम को ज्यादा रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज में, और जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम को, और कुछ हद तक बोरोन सिलिकॉन को। ठीक है। मतलब ये अपने ग्रुप मेंबर से ज्यादा, जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम अपने ग्रुप मेंबर से ज्यादा जो बाकी ये वाले हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, इनसे ज्यादा इसको रिजेंबल कर रहा है। तो इसका मतलब क्लियर कर क्या निकल के आता है, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। सिमिलरली बेरिलियम अपने ग्रुप मेंबर से ज्यादा इसको रिजेंबल करता है, और बोरोन अपने ग्रुप मेंबर से ज्यादा इसको रिजेंबल करता है, अपने बाकी ग्रुप मेंबर से ज्यादा। इस रिलेशनशिप को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब हम पूछ रहे हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम कैसे रिजेंबल करते हैं, बताओ एग्जांपल दो कुछ एक। ठीक है। तो चलो शुरू कर रहे हैं। कहाँ गए थे, कहाँ गए, वेट। तो अब सिमिलैरिटीज देख लेते हैं लिथियम और मैग्नीशियम की। लिथियम रिजेंबल मैग्नीशियम मेनली ड्यू टू सिमिलैरिटी इन साइज इन देयर एटम्स, एटम्स के साइज में सिमिलैरिटी की वजह से, और उनके आयंस की साइज की सिमिलैरिटी की वजह से। द मेन पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, अब देखते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है सिमिलैरिटी के। लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर द वीक बेसिस। लिथियम का हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस होता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस होता है, क्योंकि लिथियम हाइड्रोक्साइड भी इसकी जो आयोनाइजेशन एक्सटेंट है वो कम होती है, ये अपने आयंस में इतना अच्छे से डिसोसिएट नहीं होता। ओके। इक्विलिब्रियम में आ जाता है अपने आयंस के साथ। बोथ फॉर्म्स आयनिक नाइट्राइड्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। जब दोनों को नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में गर्म किया जाता है तो क्या करता है, दे आयनिक नाइट्राइड बनाते हैं। आयनिक नाइट्राइड में क्या होता है, नाइट्रोजन -3 ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है।
एंड दे आर मेड अप ऑफ आयंस। अगर इनको तोड़ा जाए तो इनमें से आयन निकलेंगे, 3 Li प्लस आयन और एक N3 नेगेटिव आयन निकलेगा, लाइक दिस। एंड इसमें भी 3 Mg प्लस 2 आयन निकलेंगे और 2 N3 नेगेटिव आयन निकलेंगे। आयनिक नाइट्राइड बनाते हैं दोनों नाइट्रोजन के साथ। Hydroxides and carbonates of lithium and magnesium decompose upon heating to give their respective oxides। ना तो इनके हाइड्रोक्साइड स्टेबल होते हैं इनके, ना तो इनके कार्बोनेट स्टेबल होते हैं। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा हीट करोगे तो वो लिथियम ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा हीट करोगे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिथियम कार्बोनेट को थोड़ा सा हीट करोगे वो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अनस्टेबल है, तभी तो हीट करने पे डिकम्पोज हो जा रही है। उसके बाद लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेसिस, ये दोबारा एक वही पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट है, नाइट्रेट्स ऑफ बोथ डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। इनके जो नाइट्रेट्स होते हैं वो भी ज्यादा स्टेबल नहीं होते। एक्चुअल में जितने भी इनके कंपाउंड्स है, चाहे वो हाइड्रोक्साइड है, चाहे वो कार्बोनेट है, चाहे वो नाइट्रेट है, ये इतने स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो लिथियम का कटायन है या मैग्नीशियम का जो कटायन है, इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत होता है, हाई पोलराइजिंग पावर। इस हाई पोलराइजिंग पावर के चक्कर में क्या करता है, ये अपने बड़े अनायन को, ये अनायन बड़ा साइज में होगा ना, NO3 नेगेटिव, ये बहुत बड़ा साइज में होगा, इस अनायन को इतना ज्यादा पोलराइज कर देता है कि ये अनायन डिकम्पोज ही हो जाता है। ठीक है, और इसकी डिकम्पोजिशन से बनता है क्या? लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली मैग्नीशियम नाइट्रेट को थोड़ा सा हीट करने की जरूरत है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, एंड इट इज गोइंग टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ द मैग्नीशियम। लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डीलिक्विसेंट एंड फॉर्म हाइड्रेट्स। इनके जो सॉल्ट हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं दोनों के। जैसे लिथियम क्लोराइड जो है वो उसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसमें 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ओके, हालांकि अगर मैं बाकी ग्रुप मेंबर की बात करूं, जैसे लिथियम के बाकी ग्रुप मेंबर जैसे सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है वो तो नहीं हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता। लिथियम का क्लोराइड सॉल्ट जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे 2 नहीं आना, लाइक दिस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 10.8। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार पेपर में भी आ सकता है कि बताओ जी 1-2 एविडेंस दो। तो आपने ये रिएक्शंस देनी है जो ये रिएक्शंस में सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका रीजन ये है कि इनका एटॉमिक साइज और आयनिक साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। एक्सप्लेन व्हाई एन एल्कली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन मेथड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसके लिए आपको 10th में वापस जाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में। आपको याद आया होगा कि जिंक ऑक्साइड से अगर आपने जिंक को एक्सट्रैक्ट करवाना है तो इस एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते थे, हम या कार्बन लेते थे या एल्यूमिनियम लेते थे। जिससे होता क्या है, कार्बन या एल्यूमिनियम जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, इसकी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, इसमें से जिंक को एक्सट्रैक्ट करवा के अपने आप को ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपने कार्बन लिया था कि एल्यूमिनियम, ये वाला ऑक्साइड बन जाएगा, दोनों में से कोई एक। ओके, बट अगर आपके पास सोडियम ऑक्साइड हो, उसके लिए आप कार्बन और एल्यूमिनियम का यूज नहीं कर सकते सोडियम को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए। ओके, क्यों? इसको क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि कार्बन और एल्यूमिनियम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो सोडियम को रिड्यूस करवा सकें। दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन, क्योंकि सोडियम खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो, दूसरे को रिड्यूस करे। बट सोडियम तो खुद ही ऑक्सीडाइज होने की हाई टेंडेंसी रखता है। इस वजह से सोडियम हैज हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में ना लिख के फुल लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल के आता है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना हाई है, तो इसलिए सोडियम को आप रिड्यूस करने की बात तो भूल ही जाओ, वो भी कार्बन और एल्यूमिनियम से।
तो इसलिए कभी भी इनको आप इस रिएक्शन, ये जो रिडक्शन रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिडक्शन मेथड, इससे आप कभी भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये तो मैंने सिर्फ अल्कली को एक्सप्लेन किया, सोडियम को। ऐसे ही अल्कालाइंस के लिए रीजन है, ठीक है। क्योंकि वो भी, जैसे अगर अल्कालाइन की बात करें, जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैल्शियम +2 आयन बना जाता है। तो ये तो खुद ऑक्सीडाइज होना जाता है, रिड्यूस कौन करवा सकता है इसको, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10.9 एंड 10.10। 10.9 इज व्हाई पोटेशियम एंड सीजियम rather than lithium used in the photoelectric cell। फोटोइलेक्ट्रिक सेल में हमें वो वाला मेटल यूज करना होता है जिसकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक बार रिकॉल कर दूं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी जब किसी मेटल के ऊपर पड़ती है तो लाइट का फोटोन स्ट्राइक होता है और सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाता है, ओके। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। लिथियम के केस में तो इलेक्ट्रॉन बड़ा स्ट्रांगली बाउंड होता है क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है ना। तो लिथियम के केस में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा लग रही है, जिसकी वजह से उसको निकालना बहुत मुश्किल है, ओके। वेयर एज पोटाशियम और सीजियम के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो लो होती है, तो उसके केस में लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। सो दैट्स व्हाई ड्यू टू लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटाशियम एंड सीजियम, ठीक है, these are used in the photoelectric cells, these are used in the photoelectric cells, used in photoelectric cell. Now question number 10.10, when an alkali metal dissolves in liquid ammonia the solution can acquire different colors, explain the reason for this type of color change। देखो हमने किया था अल्कली मेटल, जैसे सोडियम की बात कर ली। जब सोडियम को आप अमोनिया में डिसॉल्व करते हो तो एक्चुअल में होता क्या है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटायनिक फॉर्म में आ जाता है और उसके अराउंड में अमोनिया के कई सारे मॉलिक्यूल आके एक कॉम्प्लेक्स सा बना लेते हैं, और जो छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो भी अमोनिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक दिस, ठीक है। और ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। इस कैपेबिलिटी की वजह से ये जो है, ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नहीं, ग्रीन कलर की, ऑरेंज, ऑरेंज, वेट, ये ऑरेंज कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। जब ऑरेंज कलर की लाइट, ऑरेंज एब्जॉर्ब, लाइट में से ऑरेंज कलर निकल जाए तो उसका कलर पता कौन सा निकलता है, ये जो कलर व्हील मैंने बनाया इसीलिए बनाया, अगर ऑरेंज कलर निकल जाए ना व्हाइट लाइट से तो वो लाइट आपको ब्लू नजर आएगी, और अगर ब्लू निकल जाए तो ऑरेंज नजर आएगी, ठीक है। ये कलर व्हील के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। अगर वायलेट निकल जाए कलर आपकी व्हाइट लाइट में से तो वो येलो नजर आएगी, और अगर येलो निकल जाए तो वो वायलेट नजर आएगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लाइट में से ऑरेंज कलर को कर लेता है एब्जॉर्ब, तो लाइट में ऑरेंज कलर जब निकल जाए वो किस कलर की नजर आएगी, ब्लू। तो आपको जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन विल बी, विल लुक ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। ये आपको कैसे, आप इसको बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, ये कलर व्हील है, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, ठीक। विब ग्योर जैसे लिखना, बस आई नहीं लिखना बीच में, और उसको 6 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना ऐसे, ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू कलर आता है, जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ओके। उसके बाद एक और मेन पॉइंट क्या है इसमें, बट इसके केस में अगर आपने सॉल्यूशन में आपने सोडियम ऐड करते गए करते गए करते गए, मान लो आपने सोडियम एक्सेस में डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में चेंज आता है, और तब वो लाइट को ऑरेंज कलर का एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा कोई और कलर एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये एट हाई कंसंट्रेशन पे क्या होता है, दे लुक हाउ दे लुक
ब्रॉन्ज कलर का सोल्यूशन हो जाता है, ब्रॉन्ज सोल्यूशन विल बी देयर, ब्रॉन्ज कलर का सोल्यूशन होगा वहां पे। अदरवाइज ब्लू, अगर हाई कंसंट्रेशन हुई नॉर्मल कंसंट्रेशन पे ब्लू, और अगर हाई कंसंट्रेशन हुई तो ब्रॉन्ज कलर का दिखना शुरू हो जाता है। ओके, क्लियर। सो 10 क्वेश्चन आज कर लिए हमने, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी वाले जो हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, टोटल वैसे 32 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में एस ब्लॉक की, बाकी क्वेश्चंस कल डिस्कस करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।